हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। टॉपिक अभी पता चल जाएगा, अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कभी कभी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने रिसेंटली बहुत ही एक टर्म सुना है, CBDC। हाँ, और या तो CBDC को समझ में नहीं आ रहा तो मैं अगर ऐसे बोलूँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर ये भी टर्म समझ में ना आ रहा हो या दिमाग में ना आ रहा हो, तो एक और टर्म है जो कि बहुत ही पॉपुलर है इस समय, ई-रुपीस। अब समझ में आया। तो ये ई-रुपीस क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके पीछे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो CBDC क्या है, जैसे कि हमने अपने स्टार्टिंग के इंट्रो में समझा, CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और बहुत लोग उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। तो इसका मतलब कुछ खास अंतर नहीं, समझ लो ऐसा ही क्रिप्टो करेंसी जो कि सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है। तो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई भी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है तो उसको आप CBDC कह सकते हो। जब अपने को ये पता चल रहा है कि ये सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है, या आप कह सकते हो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोले, यानी सेंट्रल बैंक इसे इशू करता है, तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि ये नोट छापने जैसा हुआ? तो हाँ भी और ना भी। हाँ कैसे? हाँ ऐसे, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, उस समय सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करता है। करेंसी प्रिंट एज ए लिक्विडिटी मार्केट में लाता है। तो अगर उसी चीज की वजह से या उसी रीजन से सेंट्रल बैंक पैसे छापता है या मार्केट में लिक्विडिटी लाता है नोट्स के टर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मनी प्रिंटिंग। और अगर वही क्रिप्टो करेंसी के टर्म में किया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे CBDC या ई-रुपी। यानी बेसिकली गवर्नमेंट लिक्विडिटी ला रही है, एक ऑल्टरनेट करेंसी ला रही है जो कि रुपी के साथ ही साथ काम करेगा। और ना कैसे, ना ऐसे, क्योंकि आपको शायद पता हो या नहीं पता तो बता देता हूँ। गवर्नमेंट को अगर लिक्विडिटी बढ़ानी होती है तो वो नोट प्रिंट असल में नहीं करते। तो सिमिलरली CBDC का भी वही फॉर्मेट है कि CBDC को अचानक से क्रिएट कर देंगे, मार्केट में सप्लाई देंगे, बट वो उस तरह से सबके हाथ में नहीं दे देंगे। इट्स जस्ट कि वो ट्रांजैक्शन के टर्म पे जहां पे नंबर्स इधर उधर हो रहे थे, वहां CBDC इधर उधर होंगे। दैट्स ऑल। तो अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए छापने हैं या मार्केट में सप्लाई बढ़ानी है, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो लिक्विडिटी ला सकते हैं 1 करोड़ का, या तो वो 1 करोड़ की CBDC जो है या ई-रुपी है वो मार्केट पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, यानी 1 करोड़ के CBDC या ई टोकन कह लो आप मार्केट में आ गए। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो CBDC है और जो नॉर्मल करेंसी है, तो दोनों ही करेंसी सेंट्रल बैंक इशू कर रही है। तो क्या दोनों में डिफरेंस नहीं है? यूसेज के फॉर्म में, मतलब यूजेबिलिटी के फॉर्म में डिफरेंस है, बट यूसेज दोनों का सेम है। लाइक स्टोर ऑफ वैल्यू कह लो, मतलब जो मनी की वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू कह लो, या तो आप उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह लो, राइट, और मीडियम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स कह लो। तो ये सारी जो चीजें, जो मनी की चीजें हैं, वो मनी के प्रॉपर्टीज वो फुलफिल करता है। बट इट्स लाइक कि वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, और जो नॉर्मल करेंसी होती है वो नॉर्मल करेंसी होती है, लाइक पेपर बैक्ड और जो भी आप मेटल करेंसी कह लो। बट इसमें एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस क्या है कि अभी जितने भी नोट्स या कॉइन्स हैं वो लीगल टेंडर हैं, बट अभी ई टोकन को या ई-रुपी को लीगल टेंडर नहीं बनाया गया है। वहां पे क्या ऐसी चीजें हैं जो चैलेंजेस जिसकी वजह से लीगल टेंडर नहीं बनाया गया है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये एक डिफरेंस मोटा मोटी हम समझ सकते हैं कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड है, एक का फिजिकल प्रेजेंस है, एक लीगल टेंडर नहीं है और एक लीगल टेंडर है। तो यार इतने कॉम्प्लेक्स चीज पे गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी? वो रोड्स भी बना सकते थे, या और पैसे से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी जैसे कोई चीज बना सकते थे, बट उनको मतलब ये लाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो ये लाने का भी गवर्नमेंट का अगर अपना नजरिया देखा जाए तो वो भी बहुत ही सही है, मतलब लेजिट है काइंड ऑफ, कि
क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि वो फुलफिल करना चाहते हैं। तो वो कुछ ऑब्जेक्टिव हम तम क्विकली डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है जिसकी वजह से इस ई रूपी को लाना पड़ा। तो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था क्या कि जो बिजनेस और कंज्यूमर है उसके बीच में एक ब्रिज को गैप करना। और वो ब्रिज को कैसे गैप करना है, वो प्राइवेसी, ट्रांसफरेबिलिटी, कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसी चीज़ों को प्रोवाइड करना जो कि नॉर्मल करेंसी में उतनी नहीं होती, मतलब पेपर बैग्ड या जो कॉइन्स वगैरह है उसमें उतनी नहीं होती, इसीलिए इसको यूज किया जाएगा या इसको इंट्रोड्यूस किया गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और भी कई सारे हैं कि आप कह सकते हो पैसे को ट्रैक करना, कहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है उस पर ध्यान रखना, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जैसे कि बहुत सारे नोट्स, मतलब बहुत सारे नहीं बट नोट्स, या आप कह सकते हो जो दूसरी करंट करेंसी है, जो फिजिकल करेंसी है, वो बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज में यूज होती है जहाँ पे उसको ट्रेस करना मुश्किल है। बट इसको इंट्रोड्यूस करने से या इसका चलन ज्यादा हो जाने से इसको ट्रेस करना इजी होगा। बट ये नहीं कह सकते कि फिजिकल करेंसी को रिप्लेस कर देगी ये रूपी, बट काइंड ऑफ ये एक ऑब्जेक्टिव में, अदर ऑब्जेक्टिव में आता है। तो अपने ई रूपी जान लियो, बट ई रूपी के साथ जो इसका कॉन्सेप्ट है वो तो अभी कवर करेंगे, ई रूपी तो बाद में देखेंगे, राइट। ई रूपी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि सीबीडीसी होता क्या है, ई रूपी किस कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो उसके लिए और क्लियर करेंगे हम अपना कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें और जानना है क्या कि सीबीडीसी कितने तरह के होते हैं। सीबीडीसी दो तरह के होते हैं, पहला होलसेल, दूसरा रिटेल। होलसेल रिटेल क्या मतलब, एक होलसेल मार्केट में मिलेगा और एक रिटेलर बेचेगा, कुछ ऐसा जी नहीं। तो होलसेल और रिटेल में डिफरेंस ऐसा है कि अगर मैं होलसेल बोलूँ, होलसेल बोलने से क्या समझ में आता है कि जो आरबीआई है वो आरबीआई ही ट्रांजैक्शन करवाएगा इंस्टीट्यूशंस के बीच में। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी को एसबीआई को कुछ पैसे भेजने हैं तो वो ई रूपी या सीबीडीसी में भेजेगा। तो जब वो सीबीडीसी में भेजेगा तो क्या होगा, जब सीबीडीसी में वो ट्रांसफर होगी तो आरबीआई उसका लेजर या रिकॉर्ड रखेगा। और उसके साथ ही साथ अगर मैं रिटेल की बात करूं तो यानी मैं किसी थर्ड पर्सन को सेंड करता हूं P2P, दैट इज पीयर टू पीयर, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आरबीआई ये नजर रखेगा कि पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसफर हो रहा है, जो कंज्यूमर जो लास्ट, मतलब आप कह सकते हो माइल पर्सन है या लास्ट स्पॉट है, वो जो जब ट्रांजैक्शन करें तो वो रिटेल हो। तो अगर इसको हम लोग मोटा मोटी समझे तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि आरबीआई सारे रिकॉर्ड रखेगा, यानी आरबीआई के पास कोई डेटा सेंटर होगा जो कि एक लेजर मेंटेन कर रहा होगा ब्लॉकचेन नेटवर्क पे बेस होके, जहां पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा या मेंटेन किया जाएगा। अगर हम इसको समराइज करें या कंक्लूजन ड्रॉ करें तो ई रूपी क्या है, एक ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी कह लो, क्रिप्टो करेंसी नहीं बट हाँ एक करेंसी जो कि आरबीआई ला रही है। और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को लाइक बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज अप करना, कम करना, या खत्म तो करना मतलब इम्पॉसिबल सा ही है बट कम करना। और उसके साथ ही कैसे वर्क करेगा, आरबीआई के पास एक सेट ऑफ डेटा होगा जहां पे वो जो भी ट्रांजैक्शन के लेजर से रिकॉर्ड है वो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो के ज्ञान को खत्म करते हैं और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम लोग कुछ और भी सीखेंगे सीबीडीसी के बारे में। एक मिनट, इतनी जल्दी जाना नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ टास्क दिया था, वीडियो लाइक करने का, चैनल सब्सक्राइब करने का, और एक टास्क क्या दिया था, शेयर करने का। तो अब जब टॉपिक पता चली गया, सीख गए हो, शेयर कर दो जल्दी से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।